नमस्कार विद्यार्थियों। अपना टॉपिक चल रहा था प्लेटो। हमने पिछली क्लास में या पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्लेटो का जीवन कैसे बीता, कहाँ उसके सामने समस्या आई, परिस्थितियाँ कैसी थी उसके सामने। इन चीज़ों का हमने लास्ट कक्षा में अध्ययन किया कि प्लेटो का जीवन यूरोप महाद्वीप के एक छोटे से प्रांत एथेंस में हुआ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि प्लेटो के समय परिस्थितियाँ कुछ अलग ही थी। उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर प्लेटो ने नए विचार दिए, वही हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ रहे हैं। प्लेटो के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसी को उसने अपनी पुस्तकें रिपब्लिक, लॉज, मेनो, स्टेटमेंट, इन सभी पुस्तकों में प्लेटो ने अपने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया। ये तो हो गई कुछ पुरानी बातें। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में कुछ पुस्तकें। प्लेटो ने अपने जीवन में कौन कौन सी किताबें लिखी, प्लेटो ने अपने जीवन में कौन कौन सी किताबें लिखी, और वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटो से संबंधित 2 किताबें या 4 किताबें लिखो। हर एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लेटो से संबंधित किताबें बताओ। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है रिपब्लिक। ये प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध किताब है। इस पुस्तक में प्लेटो ने न्याय से संबंधित अपने विचार दिए। इस पुस्तक में प्लेटो ने न्याय से संबंधित विचार दिए। इस पुस्तक की रचना प्लेटो ने अपने विद्यालय, जिसका नाम अकादमी है, इस अकादमी में प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की। इसी अकादमी में प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की, जो रिपब्लिक पुस्तक जो 380 ईसा पूर्व लिखी गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने कब की। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना 380 ईसा पूर्व में की, और ये पुस्तक प्लेटो ने अपने विश्वविद्यालय अकादमी, जिस विश्वविद्यालय का नाम अकादमी है, इसमें प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की। प्लेटो ने इस पुस्तक के 10 भाग बताए। प्लेटो ने इस पुस्तक के 10 भाग बताए, अर्थात प्लेटो ने इस पुस्तक को 10 खंडों में विभक्त करके लिखा, अर्थात 10 पार्ट। इस पुस्तक के 10 पार्ट है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने कहा कि ये पुस्तक इतनी बड़ी नहीं है कि इसके 10 भाग करें। जैसे पार्कर कहता है कि ये पुस्तक 5 भागों में ही विभाजित किया जा सकता है। पार्कर के अनुसार इस पुस्तक को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि प्लेटो ने इस पुस्तक को 10 भाग या 10 खंड में विभक्त किया। इसके बाद लियोस्टोस, ये भी राजनीतिक विद्वान है, लियोस्टोस ने कहा है कि इस पुस्तक को 4 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात इसके इतने खंड नहीं किए जा सकते, इसको 4 भागों में ही बांटा जा सकता है। इसके बाद एक विद्वान है रसल, इसने कहा था कि इस पुस्तक को मात्र 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। अर्थात प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक जो
380 ईसा पूर्व में लिखा। इस पुस्तक की रचना प्लेटो ने अपने विश्वविद्यालय अकादमिक में की थी। इसको प्लेटो ने 10 भागों में बांटा, जबकि अन्य विद्वान जैसे बार्गर ने कहा ये 10 भागों में बांटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 5 भागों में ही बांटा जा सकता है। इसी प्रकार लियो स्टोर ने इसको मात्र 4 भागों में बांटा और रसल ने इसको 3 भागों में बांटा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम रिपब्लिक है, कब लिखी गई थी? प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक जो 380 ईसा पूर्व में लिखी गई, 380 ईसा पूर्व में लिखी गई। अब रिपब्लिक से एक क्वेश्चन और बन सकता है। रूसो एक विद्वान है। रूसो अपने पश्चिमी राजनीतिक विचारों में एक विद्वान है। रूसो ने रिपब्लिक पुस्तक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो कहता है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूसो ने कौन सी पुस्तक के बारे में यह कहा है कि शिक्षा पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो ने रिपब्लिक जो प्लेटो द्वारा लिखी गई थी इसके बारे में कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये तो हो गई रूसो के बारे में जानकारी। इसके बाद में प्रमुख पुस्तकों में पहली पुस्तक रिपब्लिक। इस रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो आदर्शवादी समाज की कल्पना करता है। अर्थात समाज कैसा होना चाहिए, समाज आदर्शवादी होना चाहिए। इसके आधार पर प्लेटो कल्पना करता है कि समाज आदर्शवादी होना चाहिए। इस पुस्तक में प्लेटो प्रबुद्ध निरंकुशता की बात करता है। प्लेटो कहता है कि इस पुस्तक में प्लेटो कहता है कि शासक को बहुत सारी शक्तियाँ मिलनी चाहिए ताकि शासक प्रजा का कल्याण कर सके। तो बार्कर कहता है कि ये पुस्तक प्रबुद्ध निरंकुशता की बात करता है। इसके बाद में दूसरी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई लॉज। ये प्लेटो के अंतिम समय में लिखी गई थी। प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में थी। प्लेटो लॉज पुस्तक की रचना 347 ईसा पूर्व में की थी, जबकि रिपब्लिक पुस्तक की रचना 380 ईसा पूर्व में की। लॉज पुस्तक में प्लेटो आदर्शवादी से हटकर कानून की बात करता है, अर्थात यथार्थ की बात करता है। प्लेटो कहता है कि आदर्शवादी कभी कल्पना के आधार पर ही होता है, जबकि कानून और यथार्थ की बात प्लेटो लॉज पुस्तक में करता है। इसमें विधि के शासन पर बल देता है प्लेटो। इसमें विधि के शासन पर बल देता है। रिपब्लिक पुस्तक 10 भागों में प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक 10 भागों में बांटी, जबकि लॉज पुस्तक को प्लेटो ने लॉज पुस्तक को 12 भागों में बांटा। जबकि प्लेटो ने लॉज पुस्तक को 12 भागों में बांटा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक पुस्तक के कितने भाग है। रिपब्लिक पुस्तक के 12, रिपब्लिक पुस्तक के 10 भाग है, जबकि लॉज पुस्तक के 12 भाग है। दो इंपॉर्टेंट पुस्तक प्लेटो की, दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें प्लेटो की। इसके बाद में पहली रिपब्लिक, दूसरी लॉज, तीसरी पुस्तक मीनो, तीसरी पुस्तक मीनो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक मीनो में न्याय की चर्चा करता है। प्लेटो अपनी पुस्तक मीनो में न्याय की चर्चा करता है और कहता है कि न्याय शब्द के लिए, न्याय शब्द के लिए दकिया, न्याय शब्द की जगह दकिया सून शब्द का प्रयोग करता है। प्लेटो मीनो पुस्तक में न्याय की चर्चा करता है और न्याय शब्द की जगह दकिया सून शब्द का प्रयोग करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दकिया सून शब्द किसने प्रयोग किया या किसकी जगह प्रयोग है। प्लेटो न्याय की जगह दकिया सून शब्द का प्रयोग करता है। अगली पुस्तक है स्टेटमेंट, अगली पुस्तक है स्टेटमेंट। प्लेटो इस स्टेटमेंट पुस्तक में संविधान की वर्गीकरण करता है। प्लेटो इस पुस्तक में संविधान का वर्गीकरण करता है। प्लेटो इस पुस्तक में संविधान का वर्गीकरण करता है, अर्थात कहता है कि संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान को मानने वाले कैसे होने चाहिए। ये सारी बातें प्लेटो अपनी पुस्तक स्टेटमेंट में करता है। ये तो हो गई प्लेटो की इम्पोर्टेंट या पूर्ण पुस्तकें। अब है प्लेटो के दार्शनिक मूल के 3 नियम। प्लेटो के दार्शनिक मूल के 3 नियम। प्लेटो ने अपने दार्शनिक मूल के 3 नियम बताए। प्लेटो ने अपने दार्शनिक मूल के 3 नियम बताए, जिसमें पहला नियम है गुफा का नियम। पहला नियम है गुफा का नियम। जब प्लेटो एथेंस छोड़कर विदेशों की यात्रा या अन्य देशों की यात्रा कर रहा था, तो उस समय प्लेटो एक गुफा से निकल रहा था, एक गुफा से निकल रहा था। जब गुफा में चंद्रमा की यहाँ से रोशनी पड़ रही थी, तो प्लेटो को इस गुफा में एक डरावनी या कुछ डरावनी वस्तु दिखाई दी। तो प्लेटो डर गया था कि इस गुफा में क्या है, अर्थात आगे क्या है, अगर मैं आगे जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा या नहीं। तो ये इस गुफा के नियम के अनुसार प्लेटो अगर यहाँ पे नहीं जाता तो उसको चंद्रमा की ऊपर से आने वाली छाँव की वजह से वो डर गया था, तो वो मालूम नहीं पड़ता। अर्थात प्लेटो कहता है कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं। प्लेटो कहता है कि अपने गुफा के नियम में कहता है कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं। क्योंकि जब प्लेटो इस गुफा से निकल रहा था तो एक चंद्रमा की छाया की वजह से यहाँ पे एक डरावनी चीज़ दिखाई दी। अगर प्लेटो यहाँ से वापस चला जाता तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये डरावनी चीज़ हकीकत में है या कोई छाया। तो इस हिसाब से प्लेटो ने कहा कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं कि सीधा। सीधा हमको प्राप्त नहीं हो सकता, सीधा हमको प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो था गुफा का नियम।
इसमें ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, ज्ञान हमेशा सीधा प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद में अगला नियम बताया विभाजक रेखा का नियम। विभाजक रेखा का नियम, विभाजक रेखा का नियम। इसमें प्लेटो कहता है कि सत्य की खोज एक तरफ से नहीं की जा सकती, दोनों तरफ के बीच में की जा सकती है। अर्थात प्लेटो ने इसका एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से देखता है और एक व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से देखता है और दूसरा केवल दृष्टि से देखता है। प्लेटो ने कहा है कि एक आत्मा की दृष्टि से और एक दृष्टि से देखता है। प्लेटो को यहाँ पे एक पेड़ दिखाई देता है। प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति जो आत्मा से इस पेड़ को दिखाई देता है तो इसकी छाया यहाँ पे पड़ती है, और दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ दृष्टि से देखता है तो इसकी छाया यहाँ पे दिखाई देती है। तो प्लेटो कहता है कि हमको सत्य की खोज हमेशा आत्मा और दृष्टि के बीच में ही मालूम पड़ती है। अर्थात सत्य हमेशा आत्मा और दृष्टि के बीच में ही आवश्यक होता है। इस आधार पर प्लेटो कहता है विभाजन रेखा के नियम में सत्य की खोज आत्मा और दृष्टि के बीच में होती है। इसके बाद में प्लेटो ने अगला नियम बताया तीन सेव का नियम। प्लेटो ने अगला नियम बताया तीन सेव का नियम। प्लेटो इस नियम में नैतिकता की बात करता है। प्लेटो इसमें नैतिकता की बात करता है। प्लेटो कहता है कि अपने पास तीन सेव हैं, एक कच्चे, एक पक्के और एक सड़े हुए। प्लेटो कहता है कि कच्चे सेव को तो रख देना चाहिए, पक्के सेव को खा लेना चाहिए और सड़े हुए सेव को फेंक देना चाहिए। प्लेटो के तीन सेव का नियम नैतिकता की बात करता है। प्लेटो कहता है कि कच्चे सेव को तो रख देना चाहिए ताकि पकने के बाद उसको खाया जा सके, और पक्के सेव को खा लेना चाहिए और सड़े हुए सेव को फेंक देना चाहिए। ये प्लेटो के दार्शनिक मूल के तीन नियम थे। प्लेटो के दार्शनिक मूल के तीन नियम थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुफा का नियम किस पर निर्भर करता है। गुफा का नियम ज्ञान पर निर्भर करता है और विभाजन रेखा का नियम सत्य पर निर्भर करता है, जबकि तीन सेव का नियम नैतिकता की बात करता है। तीन सेव का नियम नैतिकता की बात करता है। ये तो हो गए प्लेटो के तीन दार्शनिक के नियम। प्लेटो के तीन दार्शनिक के नियम। इसके बाद प्लेटो के राजनीतिक विचार। प्लेटो के राजनीतिक विचार। प्लेटो के राजनीतिक विचार, इसमें हम पहला विचार पढ़ेंगे न्याय से संबंधित विचार। उस समय चल रहे थे न्याय, परंपरागत न्याय के आधार पर। प्लेटो ने कहा है कि न्याय किस आधार पर निर्भर करते हैं। प्लेटो ने कहा है कि न्याय अपने अलग अलग तथ्यों के आधार पर निर्भर करता है। प्लेटो ने कहा वह उस समय तत्कालीन समय में चल रहे न्याय का खंडन करता है। प्लेटो उस समय तत्कालीन समय में चल रहे न्याय का खंडन करता है और कहता है कि ये न्याय के नियम हमेशा सही नहीं होते हैं, इनको एक तर्क या विचार के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। प्लेटो कहता है कि इनको तर्क या विचार के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। उस समय प्रचलित न्याय इस प्रकार है। उस समय प्रचलित न्याय इस प्रकार है। प्लेटो ने तीन प्रकार से उस समय प्रचलित न्याय को देखा। पहला
जिसको ट्रेडिशनल भी कहा जाता है। पहला परंपरागत, जिसको ट्रेडिशनल भी कहा जाता है। दूसरा क्रांतिकारी और तीसरा व्यवहारिक। परंपरागत न्याय का सिद्धांत। इस परंपरागत न्याय के सिद्धांत में उस समय प्रचलित विद्वान सिपालस और पॉलीमार्क्स, उस समय प्रचलित विद्वान सिपालस और पॉलीमार्क्स अपने विचार देता है। तत्कालीन समय में न्याय इस प्रकार से चलता था, जो परंपरागत था, इसमें सिपालस और पॉलीमार्क्स अपने विचार देता है, जिसका प्लेटो खंडन करता है। सिपालस कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। उस समय परंपरागत न्याय जो चल रहे थे, उसमें सिपालस कहता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। अर्थात सिपालस कहता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। इस बात को प्लेटो खंडन करता है, कहता है कि हमेशा सत्य नहीं बोलना चाहिए। मान लो अपने देश का कोई सैनिक अपने दुश्मन देश के हाथ लग जाता है और वो सत्य बोल देता है, अपने देश की जानकारी उस दूसरे देश को दे देता है, तो हमेशा ये सत्य नहीं होता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और दूसरी बात कहता है कि दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। इसमें प्लेटो इस बात का खंडन करता है, सिपालस की इस बात का खंडन करता है और कहता है कि दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई हथियार दें और 6 महीने बाद उसको वापस लें, तो पता चलता है कि वो पागल हो गया, तो उस हथियार को हमको वापस ले लेना चाहिए। तो प्लेटो सिपालस की बात का खंडन करता है और कहता है कि ये सही नहीं है, ये परंपरागत जो न्याय चल रहा था वो सही नहीं है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटो के समय प्रचलित परंपरागत न्याय में कौन कौन से विचारक ने अपने न्याय के सिद्धांत दिए जिसका प्लेटो ने खंडन किया। परंपरागत में सिपालस और पॉलीमार्क्स के विचारों को प्लेटो खंडन करता है और कहता है कि ये न्याय के सिद्धांत गलत है, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही बनाए हैं। इसके बाद में पॉलीमार्क्स कहता है कि परंपरागत न्याय में पॉलीमार्क्स कहता है कि शत्रु के प्रति शत्रु जैसा और मित्र के प्रति मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। पॉलीमार्क्स कहता है कि शत्रु के प्रति शत्रु जैसा और मित्र के प्रति मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्लेटो इस बात का खंडन करता है कि व्यवहारिक जीवन में कौन शत्रु है या कौन मित्र है, इसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जीवन में वही सफल होता है जो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। परंपरागत में पॉलीमार्क्स कहता है कि शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना चाहिए और मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस बात का प्लेटो खंडन करता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि व्यवहारिक जीवन में कौन शत्रु है या कौन मित्र है, इसका पता लगाना कठिन है। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। ये पॉलीमार्क्स की बात का खंडन करता है। इसके बाद में
क्रांतिकारी विचार थ्रेसीमेक्स एक विद्वान होता है, उस समय प्रचलित न्याय के सिद्धांत देता है। तो थ्रेसीमेक्स कहता है कि जो शासक वर्ग होता है उसके हितों की पूर्ति ही न्याय है, अर्थात शासक वर्ग ही समाज का उद्धार करता है। तो इस आधार पर कहता है कि समाज में शासक वर्ग ही शक्तिशाली है। क्रांतिकारी विचार थ्रेसीमेक्स देता है, इसमें थ्रेसीमेक्स कहता है कि शासक वर्ग के हितों की पूर्ति ही न्याय है, क्योंकि समाज में शासक वर्ग ही शक्तिशाली है। प्लेटो इस बात का खंडन करता है और कहता है कि शिक्षा की तरह शासक भी एक कला है। कला का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना नहीं होता है, बल्कि सबका हित करना होता है। इस आधार पर ये जन कल्याण की बात करता है। प्लेटो जन कल्याण की बात करता है। और दूसरी बात बताता है कि थ्रेसीमेक्स बताता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। थ्रेसीमेक्स कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। तो प्लेटो कहता है कि अन्याय कुछ समय तक तो प्रभावी हो सकता है, लेकिन अंतिम जीत न्याय की होती है। थ्रेसीमेक्स कहता है कि अन्याय न्याय से अच्छा है या श्रेष्ठ है। तो इस बात का खंडन प्लेटो करता है और कहता है कि अंतिम जीत न्याय की होती है। इसके बाद में व्यवहारिक इसमें इस सिद्धांत का वर्णन ग्लाउकन देता है और ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात न्याय डर का शिशु है। इसमें इस बात का प्लेटो खंडन करता है और कहता है कि न्याय डर का शिशु नहीं है, न्याय सबकी आवश्यकता है। हम न्याय का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि डर की वजह से नहीं करते, हम न्याय का पालन इसलिए करते हैं कि न्याय सबके लिए जरूरी है। और दूसरी बात बताता है कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। न्याय सिर्फ कमजोरों को मिलना चाहिए, लेकिन इस बात का खंडन करता है और कहता है कि न्याय कमजोरों को नहीं, सबको मिलना चाहिए। ये तो थे उस समय प्रचलित तत्कालीन न्याय के कारण, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में दिए। इन बातों का खंडन प्लेटो करता है और कहता है कि न्याय श्रेष्ठ होता है, अन्याय पर जीत मुश्किल। इस आधार पर प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत इस प्रकार दिए। कहा कि जैसे व्यक्ति में प्लेटो ने तीन गुण बताए। प्लेटो ने व्यक्ति में तीन गुण बताए, एक ज्ञान का, दूसरा शौर्य, तीसरा भूख। प्लेटो ने व्यक्ति में तीन गुण बताए। प्लेटो ने कहा जिसमें ज्ञान है या विवेक है, वह दार्शनिक वर्ग है।
व दार्शनिक वर्ग। व्यक्ति में 3 गुण के आधार पर प्लेटो ने 3 वर्ग बताए। प्लेटो ने 3 वर्ग बताए। प्लेटो कहता है कि जिसमें ज्ञान और विवेक है वो दार्शनिक वर्ग, जिसमें शौर्य और साहस है वह सैनिक वर्ग, और जिसमें भूख तृष्णा या लालच है, इस वर्ग को प्लेटो ने उत्पादक वर्ग कहा। इस वर्ग को प्लेटो ने उत्पादक वर्ग कहा। अर्थात प्लेटो कहता है जिस तरह व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, पहला जिसमें ज्ञान या विवेक होता है उसको प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग कहा। जिसमें शौर्य या साहस होता है उस वर्ग को सैनिक वर्ग कहा। और जिसमें भूख तृष्णा या लालच होती है उसको उत्पादक वर्ग का। इसी आधार पर प्लेटो कहता है कि राज्य के 3 वर्ग होने चाहिए। पहला वर्ग दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। प्लेटो उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग भी कहता है। इन दोनों को अभिभावक वर्ग कहता है और उत्पादक वर्ग को अभिभावक वर्ग से अलग रखता है। प्लेटो कहता है कि जिसमें ज्ञान या विवेक आ जाए वही राजा बनना चाहिए, और जिसमें शौर्य या साहस आ जाए वो सैनिक वर्ग में होना चाहिए। जिसमें भूख हो, लालच हो, तृष्णा हो वो उत्पादक वर्ग में होना चाहिए। अर्थात प्लेटो कहता है जो इंसान जिस वर्ग में है उसको उसी वर्ग में रहना चाहिए, अर्थात दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो कहता है जिसमें शौर्य या साहस है उसको हमेशा सैनिक वर्ग में ही रहना चाहिए, ना कि वो सैनिक वर्ग को छोड़ के उत्पादक वर्ग में जाना चाहिए, न ही दार्शनिक वर्ग में आना चाहिए। इसी प्रकार प्लेटो कहता है जिसमें भूख हो, तृष्णा हो, लालच हो वो उत्पादक वर्ग में ही रहना चाहिए, उसको ना तो सैनिक वर्ग में आना चाहिए और ना ही दार्शनिक वर्ग में आना चाहिए। इसी प्रकार प्लेटो कहता है जो दार्शनिक वर्ग है जिसमें ज्ञान है, विवेक है, उस दार्शनिक वर्ग को हमेशा अपने दार्शनिक ज्ञान पे ही ध्यान देना चाहिए, उसको न सैनिक वर्ग में न उत्पादक वर्ग में। अर्थात ये तीनों अपने अपने ही कार्य करने चाहिए, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो इसी आधार पर इसको श्रम विभाजन या कार्य विभाजन का नियम भी कहते हैं। इसको श्रम विभाजन या कार्य विभाजन का नियम भी कहते हैं। अर्थात जो आदमी जो कार्य करता है उसी को कार्य करना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन 1 लाइन या 2 लाइन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है श्रम विभाजन या कार्य विभाजन किसने दिया। श्रम विभाजन या कार्य विभाजन प्लेटो ने दिया, क्योंकि जो कार्य जो व्यक्ति करता है उसको जिंदगी भर वही कार्य करना चाहिए, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे संतुलन बिगड़ता है और वो कार्य ढंग से नहीं कर पाता है। ये प्लेटो के समय प्रचलित श्रम विभाजन या कार्य विभाजन था। प्लेटो ने इस ज्ञान और विवेक को, वो शौर्य साहस को, भूख तृष्णा और लालच को अलग अलग नामों से बोला। प्लेटो कहता है जो ज्ञान है दार्शनिक वर्ग है, इसको गोल्ड कहा। जो शौर्य साहस है सैनिक वर्ग है, इसको चांदी या सिल्वर का। भूख या तृष्णा या लालच है इस उत्पादक वर्ग है, इसको ब्रॉन्ज कहा। इसको ज्ञान या विवेक है, इसको गोल्ड या सोना कहा। जबकि शौर्य या साहस है इसको सिल्वर कहा।
सिल्वर या चांदी। जबकि भूख, तृष्णा और लालच इनको ब्रोंज कहा, ब्रोंज, लोहा या कांस्य। प्लेटो कहता है कि जिसमें ज्ञान ज़्यादा हो, ज्ञान अधिक हो, वो दार्शनिक वर्ग, उसको ही राजा बनाना चाहिए, जबकि सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के लोगों को दार्शनिक राजा नहीं बनाना चाहिए। इस आधार पर प्लेटो कहता है कि जो उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग है, यही समाज या राज्य का कल्याण कर सकता है। जिसमें भूख हो, तृष्णा हो, लालच हो, वो राज्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। अर्थात प्लेटो दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग इन दोनों को ही राज्य का संरक्षक वर्ग कहा है। इन दोनों को ही राज्य का संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग कहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटो के 3 वर्ग में कौन से वर्ग ऐसे हैं जिनको संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग कहा है। तो प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को ही संरक्षक या अभिभावक वर्ग कहा है, क्योंकि ये ही समाज या राज्य का कल्याण कर सकते हैं, उत्पादक वर्ग नहीं कर सकते। प्लेटो के अनुसार इन दोनों को ही शिक्षा देनी चाहिए, जबकि उत्पादक वर्ग को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समाज का कल्याण दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग ही कर सकता है, उत्पादक वर्ग समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। इस आधार पर प्लेटो कहता है कि